बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शांगला में एक मुसाफिर वैन को निशाना बनाया गया, ख़ुद का शमला उस पर किया गया है, जिसमें 5 चीनी शहरी जो है वो हलाक हुए हैं और उनका एक ड्राइवर जो है वो भी जाम बहक हो गया है। इसके बाद वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं चीनी सफारतखाना और चीन के सफ़ीर के साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत किया है और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। और जो मुलज़म इसमें मुलव्वस हैं, ख़ुद का शमलावर या उसके जो हैंडलर्स हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की जो है यकीन दहानी कराई गई है। दहशत गर्दी का ये वाक़या जो है वो पाक चीन दोस्ती में दरारें डालने के लिए, ज़ाहिर बात है इसका जो है वो वजह यही है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दरारें डाली जाएँ, इख्तलाफात पैदा किए जाएँ और ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि चीन जो है वो पाकिस्तान से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ज़ाहिर बात है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पाक फ़ौज और बाकी इदारे जो हैं वो भरपूर तरीके से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो तुर्बत में नेवल बेस जो हमला नाकाम बनाया गया और 4 दहशतगर्द मारे गए, उस पर भी बात होगी। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे सियासत पर कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो क्यों खामोश हैं, नवाज़ शरीफ साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे। जो है वो घर बैठ के, जारी बात है मरियम नवाज साहबा के साथ उनकी जो है वो कुछ एक्टिविटी होती हैं, लेकिन उस तरह वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हो रहे जिस तरह उन्हें होना चाहिए था। इसके साथ हम तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे और तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि आया वो कोई मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिसाक मईशत पर तैयार है, नहीं है। बजाय कोई एहतजाज किया जाए, जलसे जुलूस किया जाए, इससे बेहतर है कि कोई मुल्क के लिए सोचा जाए और आवाम के लिए सोचा जाए। हमारे साथ मौजूद होंगे आसफ करमानी साहब मुस्लिम लीग नून से, और फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर से भी, उनसे भी बात होगी। करमानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर पहले शुक्रिया सर वक्त देने का। मुझे सर बताइएगा, एक तो आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशत गर्दी का। 5 चीनी शहरी जो है वो हलाक हुए एक खुद का शमला में। तो फरमाइएगा, क्या जो इसके पीछे मकासद हैं वो क्या हो सकते हैं, और क्या पाक चीन दोस्ती को जिस तरह पहले माजी में ख़राब करने की कोशिश की गई, अब कोई ऐसी साजिश जो है वो कामयाब हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, ये 2 बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं अभी रिसेंटली। अभी तो पीछे वो 7 शोहदा की हम कुर्बानी दे चुके हैं, जो वाक़या हुआ था जिसमें एक कर्नल साहब और कैप्टन साहब जी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और फिर ये तुर्बत का वाक़या, ये मालाकंड का वाक़या, और इसमें बड़ी कीमती जानें जो हैं वो पाक फ़ौज के जवानों की ज़ाया हुई। और आज ये जो चाइना के जो हमारे भाई हैं वहाँ आए हुए, जो सी पैक पर काम कर रहे हैं, और सी पैक देखिए, मैंने हमेशा कहा ये पाकिस्तान की माशी शाहरग है। और जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं जो आपके ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हैं और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हैं, वो जो उनसे हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी किस्म का सियासी इस्तेहकाम और मौशी इस्तेहकाम आए। और ये चीज़ें जो उनकी असद राज से चल रही हैं, इन्हें बड़ी सख्ती से निपटना होगा। मुझे याद है कि 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब, तो एक नेशनल एक्शन प्लान 20 या 21 पॉइंट एजेंडा बनाया गया था और एपेक्स कमेटियां बनाई गई, फिर हर सूबों में, फिर मरकज में भी। मैं समझता हूं कि उस एपेक्स वो जो था नेशनल एक्शन प्लान, उसमें मजीद बेहतरी लाकर और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। और देखिए ना, बलूचिस्तान में भी एक टर्बुलेंस है, जारी है, और वहां भी। और मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर दुश्मन कुव्वतें हैं, मैं तो इनका किरदार इसमें देखता हूं, और उसके शवाहिद भी हैं कि उनके लोग मुख्तलिफ ममालिक के जासूसी के इल्ज़ाम में, कभी वो कलभूषण आ जाता है, कभी अभिनंदन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे इकट्ठे गैंग अप हुए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मैं ये भी यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ कि पाक चीन की दोस्ती या बरादराना तल्लुकात पर ये जो हमला है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इससे ना पाक चाइना दोस्ती मुतासर होगी, चूंकि हमारे और उनके हौसले बुलंद हैं। और एक और मैं यह चीज बलोच साहब अर्ज करना चाहूंगा कि ये सितमगरी देखिए कि जब से सी पैक आया पाकिस्तान में, उसके बाद सियासी तौर पर भी और अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी जो कुव्वतें थीं वो इसके खिलाफ बरसरे पेकार हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ वो अवामिल भी हैं जो कि माजी में जिन लोगों को गुड कॉप कहकर
पाकिस्तान में से जी हाँ, उनको तहरीक इंसाफ के दौर में इसी रिलीफ तक की। खत्म हो गया था। जी, वो जो दिया गया रिलीफ में समझता हूँ कि तमाम अवामिल हैं, लेकिन अब इट्स हाई टाइम नाउ कि जी ये जो सारे लोग हमारे हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी जी है, हुकूमत भी है, जी, जैसी तैसी भी हुकूमत बन गई है, एक सही, मौजूद है, ये बैठकर इसको तरजीही बुनियादों पर हल करें, क्योंकि पाकिस्तान किसी बिल्कुल ऐसा किस्म ही है। की भी मजीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बेहतर बेहतर। करमानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि चले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस पे लगे हुए हैं और उनको आवाम की सपोर्ट हासिल है, आपकी सपोर्ट हासिल है। सर, नवाज शरीफ साहब जो है क्यों खामोश हैं? करमानी साहब, आपको भी हम कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देख रहे, बाकी जो लोग जो है वो भी हम देख रहे हैं कि शायद वो पीछे हट गए हैं, और नवाज शरीफ साहब की खुद जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी महदूद हो गई है, सिर्फ लाहौर तक रह गए हैं, सिर्फ अपने घर तक महदूद हैं, या कभी कभार हमें नजर आते हैं कि मरीम नवाज साहब के साथ जो है वो कल फैसलाबाद में देखा कि वो गए और दिलासा दिया उस ख़ानदान को, और लेकिन पार्टी को शायद ज़रूरत है उनकी, और जिस तरह उनको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए था इस तरह नहीं हो रहे। सर, क्या वजह है? देखिए बलोच साहब, मैंने साल साल मियाँ साहब को असिस्ट किया है। अब मसला ये है कि ना सिर्फ पार्टी को, बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी नवाज शरीफ की जरूरत है, उनके तजुर्बे की, जी उनके जी। विजन की। अब लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आ गए जिसमें कि हम्म। नवाज शरीफ साहब नहीं समझ रहे थे कि उनको वो उस स्पेस में, जी एक कोलिशन वाली स्पेस में, जिसका उनको ना कभी तजर्बा हुआ है, चूंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा कभी 2/3 मेजोरिटी, कभी कंफर्टेबल सिंपल मेजोरिटी से इक़्तिदार में हम्म आते रहे हैं। हम्म। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ कि जिससे मियाँ साहब ने मुनासिब समझा कि भाई शहबाज साहब को आगे किया जाए, और चूंकि उनको तजुर्बा है मखलूत हुकूमत का, पीडीएम की का, हालांकि उस हुकूमत के जो 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 उस पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी, उसके नताइज भी हमें भुगतना पड़े इन इलेक्शन में। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने फिर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर ली है पंजाब पर, जो मुस्लिम लीग नून का अभी भी मैं समझता हूँ कि उसमें ठीक है थोड़ा डेंट पड़ा है, जी। लेकिन अभी भी वो वोट बैंक जो है नवाज शरीफ का है। हम्म। मैंने तो मियाँ साहब को मैं चाहता हूं कि वो एक्टिव रहें पॉलिटिक्स में, और मैं बल्कि उनको जब लंदन में थे तो मैंने उन्हें कुछ तजावीज़ भी मैं देता रहता था उनकी ख्वाहिश पर, हुक्म पर। तो मैंने उन्हें ये अर्ज किया था ये 2022 में, 2022-23 में गालिबन, जब वो लंदन में ही थे, कि सर ये काम करें कि ये जब कल को हुकूमत आती है तो जमाती ओहदे और हुकूमती ओहदे अलहदा कीजिए, चूंकि जो हुकूमत होती है ना, हुकूमतें जी वो जी। पार्टियों को जन्म नहीं देती, ये पार्टीज होती हैं जो हुकूमतों को जन्म देती हैं, ऐसा और ही है। पार्टियां जब स्ट्रांग होती हैं तो फिर इस तरह हुकूमतें भी बनाने में वो लेकिन कामयाब करमानी रहती साहब हैं। हम देख रहे हैं सर, अब करमानी साहब हम देख रहे हैं सर कि जो आपके पार्टी के साथ जो सीनियर लोग थे, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, वो आपके साथ नहीं है, मिफ्ता इस्माइल जो है वो आपके साथ नहीं है, जुबैर साहब जो है आपके साथ नहीं है, आपकी मैं मिसाल दूंगा, आप भी उस तरह एक्टिव नहीं हैं कि जिस तरह आपको रोल प्ले करना चाहिए था। तो क्या वजह क्या है सर? ये दरारें क्यों पड़ रही नजर आ रही हैं कि देखिए, शायद जो है वो नवाज शरीफ टीम और शहबाज शरीफ टीम का कोई चक्कर है, या क्या चक्कर है सर ये? नहीं, ये नवाज शरीफ टीम शहबाज शरीफ टीम नहीं है। देखिए, सियासत में हालात और वाकयात बदलते रहते हैं, ऊंच नीच आती जी रहती जी। है, कभी कोई याद होता है, कभी कोई होता है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूंगा, देखिए मेरी जहाँ जरूरत नहीं होती है मैं वहां अपनी जरूरत को खाम खा मौजूदगी मुसल्लत करने का कायल नहीं हूँ, नंबर वन। ऐसा ही है। अगर उनको किसी को मेरी जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ, अगर किसी को नहीं जरूरत है तो हम्म। मुझे भी कोई खास इतनी जरूरत नहीं है। जहां तक आ गई आपकी बात के, देखिए जितने लोगों के अपने नाम लिए उनकी बड़ी खिदमात है पार्टी में, जी। और ये क्यादत के लिए लम्हे फिक्रिया है सोचना कि क्या वजूहात है। और अगर देखिए एक घर में भी आपस में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, हो तो जाते हैं। जो घर के बड़े होते हैं वो बैठकर फिर उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें नवाज शरीफ साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, हम्म। और अब जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उन्हें चाहिए कि अपने जो भी उनके जो जिनको वो मुनासिब समझते हैं कि अगर किसी की नाराजगी है तो उसकी नाराजगी दूर करें और सबको साथ लेकर चले, चूंकि आगे जो चैलेंजेस हैं, हम्म। देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर चुके हैं और जिसकी हमें इलेक्शन में उसका भी नतीजा भुगतना पड़ा है, वो है आपका यूथ फैक्टर। हम्म। एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा यूथ, और फिर उसमें वो वाला यूथ जो बेरोजगार है, हम्म। आपको उसको ऑन बोर्ड लेना होगा। लेकिन अब देखिए, हम तो मुस्लिम लीग का, नून का पुराना एडिशन है, जी। अब ये नया एडिशन एक आ गया है।
अब देखिए ये मैं तो इनके लिए दुआई करता हूं कि ये जिस मकसद के लिए आए हैं, यानी और जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, उनको डिलीवर करें। हाँ। क्योंकि लोगों का अब सब्र का पैमाना, और नवाज शरीफ साहब ने खुद एक मीटिंग में कहा कि भाई ये कब तक आप आवाम का सब्र आजमाएंगे। तो देखिए असल मसला है पाकिस्तान का माशी, जो हैव नॉट्स हैं, जिनको उनका इशू है रोटी, ठीक है ना जी। वो कहते हैं ना कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। कहने का मतलब है कि ये मामला जौन सा है, इनको तरजीही बुनियादों पर हल करना पड़ेगा। हुकूमतें, मेरी बात बलोच सब याद रखिए, आप भी माशाल्लाह तजुर्बाकार हैं, हुकूमतें सिर्फ बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसों या ट्वीट्स पर नहीं चलती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट पर, इश्तिहारों पर नहीं चलती हैं। आपको लोगों के डोर टू डोर जाकर उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। जो लोग आपसे नाराज हैं उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। जो यूथ है फैक्टर, उसको आपको उसके लेवल पे आना होगा। आपको अपना शहाना तर्ज जिंदगी बदलना होगा। ये जो अशराफिया है ना, जो 2% जो किसी के कहने में नहीं है, इसको अपना जरा अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, ये जो वाकया हुआ है एचएसएन कॉलेज लाहौर का, के ताकतवर और जो सिस्टम के लाडले हैं, उन्होंने एक आलमी सतह पर रिकग्नाइज्ड और एक्नॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है एचएसएन कॉलेज लाहौर, उसको अपने हाथ की घड़ी और अपने जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाने की कोशिश की है। तो जब आपकी ये अशराफिया जो है, ये एक बेलगाम घोड़ा है, इसके लिए एक ऐसा सवार चाहिए जिसके ऊपर सवारी करके इसको कंट्रोल में लाए। जब तक ये नहीं होगा, और इसमें नवाज शरीफ साहब बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, और चूंकि शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी अशराफिया से हमेशा शाकी रहे हैं, तो ये बहुत से मामले में समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जिस तरह की उन्होंने अवामी सियासत की है, कि आगे भी मुस्लिम लीग नून की जो अजमत रफ्ता है या थी उनके जमाने में, उसको बहाल किया जाए, तो फिर उन्हें आउट ऑफ बॉक्स चीजें सोचना पड़ेंगी और अपने आप को उनको एक्टिव करना पड़ेगा। किरमानी साहब, हम देख रहे हैं सर कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उस तरह जो है वो जो शहबाज स्पीड थी उनकी, वो शायद हमें नज़र नहीं आ रही, या स्पीड पकड़ नहीं पा रहे अभी तक। इसी तरह जो वज़ीर ख़जाना के जो कमेटियों का मामला था, पहले नोटिफिकेशन और हुआ, उन्हें चेयरमैनशिप नहीं दी गई, फिर बाद में वापस लिया गया फैसला और नोटिफाई किया गया। तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? कन्फ्यूजन क्यों है सिस्टम के अंदर? देखिए मोहतरम, जब जहां भी आप जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या आप कोई फेवर लेना चाहेंगे, तो उसके बदले में आपको फेवर्स देना भी पड़ेगा। जी। और मैं ये समझता हूं कि यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम में, इस सेटअप में, इस हुकूमत में वो अपने आप को फिट नहीं समझते थे। तो ये एक जो सिस्टम है जिसमें आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें जाहिर है फिर आपको लोगों को अकोमोडेट तो करना पड़ता है। जब आप कुल्ली तौर पर जब आप फैसले नहीं कर पाते मखलूत हुकूमतों में, तो फिर आपको जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी बात कौन सी है वो माननी पड़ती है। सही है। तो किरमानी साहब, जैसे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि शायद जो है मखलूत गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए, तो आप भी समझते हैं कि जो शहबाज हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, या उसमें कोई हो सकता है कि बाद में जो कोई सियासी इत्तेहाद है उसका कोई इन हाउस चेंज आ जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जैसे कहते हैं ना, एक जिन था जिसने शहजादी को कैद कर लिया था। हाँ। और वो कहा जाता था जी कि उस जिन की जान एक तोते में है। तो वो शहजादा फिर तोते की तलाश में निकलता था। अब इस हुकूमत का जो तोता है, इस हुकूमत की जान जिस तोते में है, उसका नाम है पीपल्स पार्टी। ऐसा ही है। जिस वक्त उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन मैं, जहां तक आपने बात की इस हुकूमत के मुस्तकबिल की, जी। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को अब 100 दिन ना दें, इसको 6 महीने कम से कम दें। और इन 6 महीनों में इनको लोगों के, जो कॉमनर के, जो आम आदमी के, जो जिसके लिए मुल्क बना था, उसके जो मसाइल हैं, महंगी बिजली, महंगे सुई गैस के बिल, महंगी अद्वियात, महंगी बच्चों की तालीम, इन इश्यूज पर अगर तो आप उनको रिलीफ देंगे तो फिर सत्य खैरा। किरमानी साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे बताइएगा कि जो सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं
उसमें टिकटों की तकसीम की गई है और आसिफ करमानी को टिकट नहीं मिला। सर मेरिट सख्त था या आसिफ करमानी साहब क्यों पीछे रह गए, वजह थोड़ा सा बताएंगे? आसिफ किरमानी ना इंटरेस्टेड था, जी ना अवेलेबल था, और ना ही मेरे पास वक्त था, ना मैंने किसी से राब्ता किया, ना मेरी दिलचस्पी थी और ना मेरे पास वक्त था। इसलिए ना मैंने अप्लाई किया। पीछे तो मैं तब रहूं कि अगर मैंने अप्लाई किया होता या मुझे टिकट ना दिया जाता, अगर मैंने अप्लाई किया होता। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था और ये रिकॉर्ड पर है कि मैंने किसी से इस बारे में ना राब्ता किया। मैं बहुत पहले अपना माइंड मेकअप कर चुका था कि मैंने इस दफा सेनेट के लिए मैंने अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलें, बहुत बाकी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करमानी साहब। वक्त ख़त्म हो गया सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है। क्या सड़कों पर ही तहरीक इंसाफ रहेगी या अवाम के मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा करेगी? मिलते हैं ब्रेक के बाद।